हमारा ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर चल रहा है। अब ये ट्रांसफॉर्मर का पार्ट 2 है। अब इसमें हमें पढ़ना है कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग कैसे करते हैं, यानी कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जैसे आपने सबस्टेशन में अगर देखा है तो सबस्टेशन में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ये लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स को हमें कूल करना पड़ता है, यानी कि ये नेचुरली कूल नहीं होते, ठीक है ना। इसके लिए फिर हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं कूलिंग के लिए। अब नंबर 1 मेथड है नेचुरल एयर कूलिंग। अब नेचुरल एयर कूलिंग जो होती है ये छोटे ट्रांसफॉर्मर्स के लिए है, जो कि एयर से ही, बाहर के एटमॉस्फेयर की हवा से ही कूल हो जाते हैं। बट फिर सेकंड आते हैं ऑयल इमर्ज्ड कूलिंग और फोर्स्ड एयर कूलिंग। ये जो मेथड्स यानी कि फोर्सली उसको कूल करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इंजन में आपको बड़े इंजन्स होते हैं तो उनके लिए रेडिएटर लगाना पड़ता है मैकेनिकली, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर में भी हम एक तरह का यानी कि कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ट्रांसफॉर्मर के साथ, ताकि आपके वो नेचुरली वो ऑटोमेटिकली कूल होता रहे, ठीक है ना। क्योंकि लार्ज करंट बड़े ट्रांसफॉर्मर्स में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो उस करंट की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जो कि नेचुरली नहीं निकल पाती। लेकिन छोटे ट्रांसफॉर्मर्स में कम करंट होता है, तो इसलिए वो ईजिली आपके कूल हो जाते हैं नेचुरली। तो फर्स्ट मेथड है आपका नेचुरल एयर कूलिंग। तो कोर एंड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स जिसकी कम कैपेसिटी होती है, फ्यू केवीए रेटिंग, आर कूल्ड बाय नेचुरल एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये रेक्टिफायर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा में यूज़ होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऑयल इमर्ज्ड कूलिंग में, ऑयल इमर्ज्ड कूलिंग हम यूज़ करते हैं अबाउट 10 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए। 10 केवीए से बड़े ट्रांसफॉर्मर्स के लिए हम, जिनकी कैपेसिटी 10 केवीए से ज़्यादा है, उनके लिए हम ऑयल इमर्ज्ड कूलिंग यूज़ करते हैं। नेचुरल कूलिंग इज़ नॉट इनफ। उनकी नेचुरल कूलिंग तो होती है लेकिन वो इनफ नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती। तो उसके लिए हम उसके टैंक में, स्टील का टैंक होता है, उसमें हम फिल कर देते हैं इंसुलेटेड ऑयल, ठीक है ना। जैसे कि ये डायग्राम भी दिखाया गया है, यहाँ पर हम ऑयल को मिनरल ऑयल होता है जो कि ट्रांसफॉर्मर के कोर वाइंडिंग्स को कूल डाउन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या है ऑयल का? ये टेम्परेचर को रिड्यूस करता है ट्रांसफॉर्मर के, इंसुलेट करता है, वाइंडिंग इंसुलेशन का भी काम करता है ये, वाइंडिंग और कोर की फ्रॉम आउटर टैंक ट्रांसफॉर्मर। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग कूलिंग फिन्स और कूलिंग ट्यूब्स ऑन द सरफेस ऑफ द टैंक। अब ये जैसे कूलिंग ट्यूब्स भी दिखाई दे रही हैं, इसमें से भी ऑयल फ्लो करता रहता है, ताकि एयर फ्लो से भी अंदर का जो तेल ऑयल जो है वो आपका गर्म हो जाता है करंट की वजह से, क्योंकि कोर उसके चारों तरफ उसको गर्म कर देता है, तो उसको बाहर की हवा से भी हम उसको कूल कर देते हैं थ्रू कूलिंग ट्यूब्स। ये ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो बाहर की हवा भी इसको मिलती रहती है, जिस पाइप्स में तेल होता है और उसके बाहर हवा होती है, तो उसको वो नेचुरली भी कूल करता रहता है, ताकि आपको यानी कि प्रॉपर कूलिंग मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद आती है फोर्स्ड एयर कूलिंग। इन दिस टाइप ऑफ ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि अब मेगा वोल्ट एम्पेयर रेटिंग के होते हैं जो, ठीक है ना। तो हाई मेगा रेटिंग के लिए हम इस फोर्स्ड कूलिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पर फोर्स्ड के लिए अब हम बड़े बड़े फैंस लगा देते हैं। अब यहाँ पर तो नेचुरल एयर आ रही थी, अब इस ऑयल को कूल करने के लिए अब हम फैंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर को कूल रखने के लिए फ़ैन, बड़े बड़े फैंस अगर आपने देखे हो सबस्टेशन में लगे होते हैं, वहाँ पर उसके कोर के, उसकी टैंक के साथ बड़े बड़े फैन लगे होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ये पावर हाउसेज में यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ आवर द मेथड्स ऑफ द कूलिंग। अब उसके बाद आती है स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब जो उसकी नेम प्लेट पर क्या क्या लिखा होता है ट्रांसफॉर्मर की, वो आपको पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स को ये रिक्वायर्ड होता है ये इन्फॉर्मेशन देना टर्मिनल प्लेट पे, जो प्लेट उसकी लगी होती है, जैसे नंबर प्लेट होती है, हर एक मैन्युफैक्चरर वो प्लेट लगानी उसको ज़रूरी होती है। तो उसमें क्या क्या उसको स्पेसिफिकेशन देनी होती है, जैसे कि नंबर ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड सेज IS 2026, ये इंडिया
कितने फेजेस हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, रेटेड वोल्टेज और नो लोड कितनी है, रेटेड करंट कितना है, वाइंडिंग कनेक्शन एंड वेक्टर ग्रुप के बारे में बताता है। फिर कूलिंग सिस्टम अडोप्टेड, कौन सा कूलिंग है, एयर नेचुरल है, फोर्स्ड है, जैसे भी टोटल वेट कितना है, मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर ऑफ ऑयल कितना यूज हो, कितने टेम्परेचर हो सकता है उसका, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या होता है, सीरियल नंबर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर विद एड्रेस। ये सारा कुछ नेम प्लेट पे लिखना होता है जरूरी मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब ये जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ये ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर से थोड़ा सा अलग है। ये एक तरह का छोटा ट्रांसफॉर्मर ही होता है। बेसिकली क्या है, ये एक इसके अंदर एक वाइंडिंग होती है जो कि जिसका कुछ पार्ट को हम प्राइमरी यूज़ करते हैं और उसके कुछ पार्ट को ही, सिंगल वाइंडिंग के कुछ पार्ट को ही हम सेकेंडरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी लैब्स में है। लैब्स में आपको ये लैब वोल्टेज देने के लिए, मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, 0 से मैक्सिमम वोल्टेज देने के लिए। इसमें एक रेगुलेटर लगा होता है जो कि आपका वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, जैसे कि प्रॉपर वोल्टेज देने के लिए, ठीक है ना। वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में अरेंजमेंट नहीं होती इसकी, लेकिन इस पर हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए हम इसका वेल सुटेबल, इसको किसी अगर हाई यानी कि 20 किलो तरह का स्टार्टर का भी काम करता है, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इसका ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ये ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में ये क्या कंपैरिजन, कॉपर कितना यूज़ होता है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पर सिंगल वाइंडिंग यूज़ हो रही है वहाँ पर कॉपर सबसे कम यूज़ होगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर बहुत कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसलिए हम अपनी मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी वेरिएबल वोल्टेज के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 50% सेविंग करता है कॉपर की, यानी कि 50% वाइंडिंग कम लगती है इसमें एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। फिर एक आता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है, इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स एन की के की टर्न रेशो जो होती है इसकी 1 होती है, यानी कि इसकी प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स बिल्कुल सेम होती हैं, बट इट इज़ यूज टू आइसोलेट द वन सर्किट फ्रॉम द अनदर सर्किट। ये एक सर्किट को, आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, ये एक सर्किट को दूसरे सर्किट से सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसका जो यूज़ है ये कंप्यूटर में, पेरिफेरल्स में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में। अब इसका एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि इसकी एक साइड में फॉल्ट आ जाता है तो ये दूसरे साइड में फॉल्ट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, क्योंकि सर्किट बिल्कुल अलग अलग है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन वन सर्किट टू द अनदर सर्किट। और वोल्टेज में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो वोल्टेज प्राइमरी में है हमें चाहिए उतनी ही वोल्टेज हमें सेकेंडरी में मिलती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम है, ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल सेम वोल्टेज अगर हमें चाहिए, जस्ट हमें सेपरेशन के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। सर्किट को इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल के होते हैं, ऑटोमेशंस में होते हैं, जहाँ पर डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस का हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हमें बहुत ही रिक्वायरमेंट है कि फॉल्ट ना आए आसानी से, तो उस वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब ये CVT ट्रांसफार्मर क्या है, ये इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक कोर विच हाउस इज सेकेंडरी वाइंडिंग इज सैचुरेटेड, वाइल पार्ट ऑफ द
हाउसिंग कोर हाउसिंग प्राइमरी वाइंडिंग इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक सैचुरेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड का मतलब है कि ज़्यादा उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो। अनसैचुरेटेड में चेंज होता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी। अगर सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ की वैल्यू भी कम ज़्यादा नहीं होगी। तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज लेने के लिए सीवीटी ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। लेकिन जो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है उसमें हमारा यानी कि वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए हम कैपेसिटर लगा देते हैं इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिससे कि ये सैचुरेटेड हो जाए और हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिले। इसकी बेसिकली एडवांटेजेस क्या है, ये कांस्टेंट वोल्टेज अब प्रोवाइड करती है, जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि देयर इज नो मूविंग पार्ट। सर्ज इज प्रेजेंट इन साइड, इनपुट साइड आर नॉट ट्रांसफर टू द आउट साइड। जो सर्ज यानी कि जो फॉल्ट हमारा प्राइमरी साइड में आता है वो सेकेंडरी साइड में नहीं जाता। और इसकी बहुत लंबी लाइफ होती है, इट हैज़ अ लॉन्ग वर्किंग लाइफ, बिकॉज देयर इज नो फ्लक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज। जिस डिवाइस में फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो वो उसकी लाइफ भी कुदरती ज़्यादा होगी। ठीक है ना। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो ये सारा चैप्टर आपको करना है, इसके रिव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको